नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। तो हम बात कर रहे थे जो साइकोलॉजी के अंदर पार्ट है, जो रीड के अंदर है, समायोजन, उसके बारे में बात करेंगे। समायोजन क्या है? समायोजन अंग्रेजी के एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो एडजस्टमेंट है इंग्लिश के अंदर, उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपनी परिस्थिति या वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करने से माना जाता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति और या वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करना ही समायोजन कहलाता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना अनुकूलन कहलाता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन जो करते हैं वो अनुकूलन कहलाता है। अतः अपनी परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। अपनी परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। विशेष अर्थ: अपनी आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करना समायोजन कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करना समायोजन कहलाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी एक तरफ तो है आवश्यकता और एक उसको प्रभावित करने वाले कारक। जब ये दोनों घटना एक साथ होती है तो व्यक्ति संतुलन स्थापित करता है, जो आत्मसंतुष्टि का प्राप्त होता है, तो वही समायोजन कहलाता है। व्यक्ति, उसकी आवश्यकता और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जब ये दोनों घटना आपस में मिलती है तो संतुलन स्थापित करना, जो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, वही समायोजन कहलाता है। जैसे किसी बालक के विद्यालय के बैग के फट जाने पर माता पिता की गरीब स्थिति को देखकर बालक द्वारा बैग को सिलकर खुशी खुशी विद्यालय चला जाता है। जैसे किसी बालक है, कोई उसका विद्यालय का बैग अगर फट जाता है तो माता पिता की गरीब स्थिति होने के कारण बालक द्वारा अपने बैग को सिलकर खुशी खुशी विद्यालय चला जाता है। वो नया बैग नहीं ला सकते, उतने पैसे नहीं उनके पास, तो वो उसको वापस सिल के वो संतुष्ट हो जाता है, उसी को ही समायोजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा इसके बारे में। तो सबसे पहले स्किनर के बारे में बात करते हैं। स्किनर ने क्या बताया था समायोजन के बारे में? समायोजन अधिगम में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। जो समायोजन है वो अधिगम में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आए थे बोरिंग, वेल्ड और लेकफील्ड। तीनों ने एक ही बात कही थी कि व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करना समायोजन कहलाता है। कि व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करना ही समायोजन कहलाता है। ये बात कही थी बोरिंग, वेल्स और लेकफील्ड ने। अब इसके आगे बात करते हैं हम गेट्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी। गेट्स ने कहा था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो स्वयं के व्यवहार में खुद के अंदर ही परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। और इसके बाद बात करते हैं कोलमैन की। कोलमैन ने क्या कहा था कि समायोजन तनाव, संघर्ष एवं समस्याओं से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। तो समायोजन होता है वो तनाव, संघर्ष और समस्या से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने में असफल रहता है तो व्यक्ति कुछ संयोजक हो जाता है, जिसे निम्न लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने में असफल होता है, कि संतुलन स्थापित नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को कुसमायोजन कहा जाता है। उसके अंदर निम्न लक्षण आ जाते हैं, निम्न कोटि के
लक्षण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं तथा उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया संचालित होती है। उसके बाद जो होती है वो समायोजन की प्रक्रिया संचालित होती है। अब बात करते हैं समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं। तो एक होता है तनाव, संघर्ष, दबाव, बदमाशा और दुश्चिंता। ये कारक होते हैं इसको प्रभावित करने वाले। हम बात करते हैं संघर्ष की। जब व्यक्ति के सम्मुख एक ही समय में दो समान वस्तुओं की उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति के सम्मुख एक ही समय में दो समान महत्व की वस्तुएं उत्पन्न हो जाए और व्यक्ति को दोनों में से किसी एक का ही चयन करना हो तो उत्पन्न क्रिया संघर्ष या द्वंद्व कहलाती है। जब कोई व्यक्ति हो उसके अंदर दो वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है तो दोनों में से किसी एक वस्तु का ही उसको चयन करना रहता है, वही संघर्ष कहलाता है। जो संघर्ष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है उपागम, धनात्मक भी कहते हैं और इसी को उपागम कहते हैं। तो इसके अंदर होता है कि पटवारी व ग्राम सेवक दोनों का एक साथ चयन हो गया। मान लो किसी विद्यार्थी का पटवारी और ग्राम सेवक दोनों में चयन हो गया, तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि दोनों में से एक का चयन करना पड़ता है तो वो संघर्ष के अंदर उपागम का बात कर रहा है। अब बात करते हैं उपागम परिहार। इस प्रकार के संघर्ष में एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ दुख का बादल छाए रहते हैं। उपागम परिहार, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के संघर्ष में एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ दुख के बादल छाए रहते हैं। जैसे बात करते हैं कि पीजीटी की नौकरी, पोस्टिंग नागालैंड। अब पीजीटी की अगर किसी व्यक्ति की अगर नौकरी लग गई लेकिन पोस्टिंग उसको बहुत दूर दे देते हैं, तो एक तरफ तो नौकरी की खुशी है लेकिन दूसरी तरफ गम भी है कि वो नागालैंड के अंदर उसकी ड्यूटी लगा दी, वहाँ पे बहुत दूर रहता है। तो इसलिए एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ दुख के बादल छाए रहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो पोते की शादी करवाते ही दादी माँ चल बसी। पोते की शादी करवाते ही दादी माँ चल बसी। शादी की खुशी है लेकिन दादी माँ के चले जाने का गम इसके अंदर देखना पड़ता है। तो एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम की बात कर रहा है। राजू एक प्रतिभाशाली बालक है और वह परीक्षा में बैठना भी चाहता है लेकिन फेल होने से डरता है और वह परीक्षा देने जाता ही नहीं और फेल हो जाता है। राजू का संघर्ष कहलाता है। कोई बालक होता है, जैसे उसका नाम कोई राजू दे रखा है, तो वो प्रतिभाशाली बालक तो है लेकिन वो परीक्षा में बैठना भी चाहता है लेकिन फेल होने के डर से वो परीक्षा देने ही नहीं जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर वो उपागम और परिहार दोनों की स्थिति देखी जाती है। अब नंबर 3 पे बात करेंगे। 4 नंबर इसके एग्जाम्पल है जो ये भी उसी प्रकार का है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे परिहार, जिसे ऋणात्मक के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर से असफलता प्राप्त होना। हर चीज़ के अंदर उसका ऋणात्मकता उत्पन्न होती है। जैसे धोबी का कुत्ता ने घर का ने घाट का, तो ये एग्जाम्पल इस पर ठीक बैठता है। 9 दिन में चले 2.5 कोस, 9 दिन के अंदर सिर्फ 2.5 कोस चला है, तो मतलब इस कहावत का मतलब होता है जब कोई भी काम करता है वो नेगेटिव ही परिणाम उसके प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसको परिहार कहते हैं। तो यहाँ तक अब मैं नंबर 1 वाला देखा था संघर्ष। अब बात करते हैं तनाव क्या होता है। समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उत्पन्न क्रिया तनाव कहलाती है।
समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उत्पन्न क्रिया तनाव कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। समय पर नौकरी का न मिलना। अब कोई व्यक्ति है, उसको समय पर अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। और दूसरा देखते हैं कि ज़रूरत के समय पैसों का प्राप्त न होना। जब ज़रूरत रहती है तब पैसे प्राप्त नहीं होते तो भी व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको इस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दबाव। दबाव क्या होता है? सफलता, असफलता एवं समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु उत्पन्न क्रिया दबाव कहलाती है। सफलता, असफलता एवं समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु उत्पन्न क्रिया दबाव कहलाती है। कि मान ले से एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रतियोगी छात्र द्वारा तैयारी करना। अब प्रतियोगी छात्र तैयारी क्यों करता है? ताकि वो समाज के लोग उसे अच्छी नज़र से देखें। तो समाज के डर से वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। और नंबर 2 पे बात करते हैं। तो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के दादा द्वारा ये कहा गया कि अगर तुम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। तो बालक कक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो प्रथम स्थान इसलिए लेके आएगा क्योंकि उसको वहाँ पे साइकिल मिलेगी। इसीलिए वो उसके ऊपर दबाव बना रहता है कि अगर मैं प्रथम स्थान नहीं आया तो मुझे साइकिल नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखना है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं बगनासा या कुंठा भी कहा जाता है। निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वह निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को बगनासा या कुंठा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है जो लगातार प्रयास करता रहता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है तो वह निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को बगनासा कहा गया है। क्योंकि बगनासा या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। तो वो सोच ही लेता है अपने माइंड के अंदर कि अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा तो करने से क्या फ़ायदा। तो ऐसी कंडीशन उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। 9वीं कक्षा में 4 बार फेल होने के उपरांत बालक द्वारा अध्ययन छोड़ देना। वो 9वीं कक्षा के अंदर बार बार फेल हो रहा है तो पढ़ाई करना भी बंद कर देगा धीरे धीरे। तो ऐसी कंडीशन आती है तो उसका बगनासा कहा जाता है। अब बात करते हैं दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है? जब व्यक्ति की चेतन मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है, जो चेतन मन में कोई इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती है तो वह अचेतन मन में चली जाती है। परंतु समय परिस्थिति के प्रभाव से वह इच्छा पुनः अचेतन से चेतन मन में आने का प्रयास करे तो उत्पन्न क्रिया दुश्चिंता कहलाती है। मान लो आपको कोई व्यक्ति मिलता है, पहले टाइम में कोई मिला होगा, जब काफ़ी टाइम बाद में आपको वापस वो मिलता है तो अचेतन मन से वापस चेतन मन में उसकी परछाई आ जाती है। उसी को दुश्चिंता कहते हैं। जैसे किसी से कुछ कहने की इच्छा होने पर के उपरांत भी कह नहीं पाना। अगर किसी को कुछ कहना चाहते हो कि यार मैं आपको वहाँ पे मिला था लेकिन आप कह नहीं पाते हो तो वो दुश्चिंता कहलाती है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं समायोजन की विधियाँ। कौन कौन सी विधि होती है समायोजन की? समायोजन की विधि के अंदर बात करें तो समायोजन की 2 विधियाँ, एक है प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि या युक्तियाँ। प्रत्यक्ष विधि के अंदर आपको सिर्फ नाम याद रखना है और अप्रत्यक्ष का पूरा वर्णन देखना पड़ेगा इसका। प्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी है उसके अंदर बात करते हैं। पहली है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, बाधाओं को दूर करना, संसाधनों में परिवर्तन, उद्देश्य का स्थापन करना और निश्लेषण एवं निर्णय करना। तो इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है।
नंबर 1 समस्या का समाधान, बाधाओं को दूर करना, संसाधनों में परिवर्तन, उद्देश्यों का स्थापना करना और विश्लेषण एवं निर्णय करना। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर 1 पर है प्रक्षेपण, नंबर 2 पे औचित्य स्थापन करना, नंबर 3 पे विस्थापन, नंबर 4 पे है तादात्म्यकरण, नंबर 5 पे प्रतिगमन, नंबर 6 पे प्रतिक्रमण, नंबर 7 पे क्षतिपूर्ति, नंबर 8 पे मार्गोन्नतीकरण, नंबर 9 पे दमन, नंबर 10 पे समन, नंबर 11 पर है आक्रामकता और नंबर 12 पर है शारीरिक मनोरचना। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। जो एग्ज़ाम में आपके आएगा इस तरह से दे देगा वो कि 3 तो इसके दे दिए ऑप्शन के अंदर और 1 इसका दे दिया, तो आपको पूछेगा समायोजन की कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है, तो वहाँ पे आपको उनमें से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं समायोजन के अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियाँ, तो कौन कौन सी है देखते हैं। नंबर 1 पर है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना प्रक्षेपण कहता है। अपनी असफलताओं का जो दोष होता है वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, वही प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे बात करते हैं, एक बालक फूट फूट कर रोते हुए ये कहता है कि शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया। एक बालक फूट फूट कर रोता हुआ कहता है कि एक शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया। जो बालक है वो दोष किस पे लगा रहा है? शिक्षक के ऊपर। और दूसरा एग्जाम्पल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरे के ऊपर व्यंग्य कसना। घर में बहन की शादी थी, इस कारण मैं पढ़ नहीं पाया। तो उसने अपनी जो परिस्थिति है उसको शादी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर 2 पे है औचित्य स्थापन करना या युक्तिकरण। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, किसी उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर उद्देश्य में ही कमी निकालना। जब कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो उद्देश्य के अंदर ही कमी निकाल देना। जैसे बात करते हैं, शादी के लिए लड़की देखने गए, लड़के को लड़की द्वारा पसंद नहीं किया गया, तो वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि लड़की काली थी, ऊंचाई कम थी, अतः मैंने मना कर दिया। अगर कोई लड़की वाले अगर लड़के वालों को मना कर दे तो वो अपनी इज्जत की खातिर अपने दोस्तों को बोल देता है कि यार वो लड़की थी, वो काली थी, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन वास्तविकता अलग थी, वहाँ पे लड़की वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 2 पे बात करते हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो मतलब अपनी परिस्थिति पर उद्देश्य के अंदर ही कमी निकालना है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विस्थापन। इसके अंदर रीट के अंदर आया था, पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था। अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहाँ से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। अपना जो गुस्सा होता है वो उस जगह व्यक्त करो जहाँ पे वापस आक्रमण की संभावना न हो। जैसे बात करते हैं, विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने पर घर पर अपने छोटे भाई को पीटना। गुस्सा था शिक्षक पर, लेकिन वो गुस्सा निकाला किस पे? अपने भाई या बहन पर। जो छोटे भाई बहन होते हैं उन पे वो गुस्सा निकाला। माता पिता द्वारा डांटने पर घर से बाहर बैठे कुत्ते पर पत्थर मारना। अब गुस्सा तो माता पिता पर था, लेकिन गुस्सा निकाला किस पर? कुत्ते के ऊपर, उसको पत्थर मारा। तो ऐसी कंडीशन अगर आए तो वो विस्थापन की बात करता है। प्रेमिका का झगड़ा, बगीचे में फूल पत्तियों का नाश करना। प्रेमी और प्रेमिका का झगड़ा होता है तो फूल पत्तियों का नाश करना, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। तालाब के किनारे बैठकर तालाब में पत्थर फेंकना, तो इन सब को आपको ध्यान में रखना है, इसके एग्जाम्पल को। अब बात करते हैं तादात्म्यकरण।
तादात्म्यकरण या स्वीकार करना या वास्तविकता जान लेना। समायोजन करने हेतु किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना कर प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करना प्रक्रिया तादात्म्यकरण कहता है। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसके साथ रहकर उसी की तरह व्यवहार करना ही तादात्म्यकरण कहलाता है। जैसे बात करते हैं पुलिस द्वारा रोकने पर किसी राजनेता का नाम लेना कि मैं उसे जानता हूँ। जैसे पुलिस वाला अगर कोई चालान करने के लिए रोकता है तो हम किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले लेते हैं कि मैं उसके रिलेशन में हूँ, तो वो छोड़ देता है। तो उसी को क्या कहते हैं? तादात्म्यकरण। अपने परिवार के सदस्यों का परिचय देकर अपना काम करवाना। अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेकर, जैसे किसी के पिता है वो बड़ी पोस्ट पे हो अगर, तो उसका नाम लेके, उनका नाम लेके वो अपना काम निकाल लेता है। और या उसका भी पता चल जाता है उसका कि उसकी पहुंच कहाँ तक है उसके अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर उसे तादात्म्यकरण या स्वीकार करना या वास्तविकता जान लेना कि उस व्यक्ति की वास्तव में पहचान कितनी है लोगों के अंदर, उसका भी उसके अंदर पता चल जाता है। अब बात करते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है? जीवन की तनावपूर्ण स्थिति या परिस्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। जब जीवन की तनावपूर्ण स्थिति होती है या परिस्थिति से पीछे की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। ये इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी वयस्क या पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट कर रोना। जैसे बचपन की यादें बूढ़े होने पर उस तरह का व्यवहार करना। तो बचपन में व्यवहार करते थे वो बूढ़े होने पर करना। जब किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालक की भांति फूट फूट कर रोना, या ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना। तो ये दोनों ही कंडीशन इसका प्रतिगमन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या होता है? अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण कहलाती है। जिस तरह व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं होता है उससे हटकर अगर व्यक्ति व्यवहार करे तो प्रतिक्रमण कहलाता है। और हम बोलने को बोल देते हैं कि हम सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता नहीं होती है। लेकिन कहने को तो हम बोल देते हैं कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये भी कहने को तो अच्छा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है हर टाइम। तो ये प्रतिक्रमण के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है? किसी एक ऐसे क्षेत्र में पिछड़ने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। किसी एक क्षेत्र से पिछड़ने पर दूसरे क्षेत्र में उससे पूर्ति करना क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हील वाली चप्पल पहनना। अब लड़की की ऊंचाई वैसे नहीं है, लेकिन फिर वो हील वाली ऊंची एड़ी वाली चप्पल पहन के अपनी जो कमी होती है उसको पूरा करती है वो। तो क्षतिपूर्ति करना। या बात करें तो किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना। अब बालक विकलांग है लेकिन उसका मानसिक स्थिति है वो अच्छी है। पैर से तो अगर मान लो हाथ पैर से विकलांग है लेकिन उसका जो मानसिक स्तर है वो अच्छा होता है। तो एक क्षेत्र में तो वो कमज़ोर है लेकिन दूसरे क्षेत्र में प्रतिष्ठित मतलब अच्छा व्यक्ति है वो। अब बात करते हैं उदात्तीकरण, शोधन और मार्गान्तीकरण। तीनों एक ही मतलब होता है तीनों का। जैसे असामाजिक मूल प्रवृत्तियों कार्यों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन करना उदात्तीकरण कहलाता है। जैसे असामाजिक मूल प्रवृत्तियाँ जो चल रही है कार्यों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन करना उदात्तीकरण कहलाता है। जैसे संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित की रचना करना
जब तुलसीदास जी थे वो रामचरितमानस के रचना करना, या प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य या सर्जन का कार्य करना, तो ये आता है उदात्तीकरण के अंदर। तो उसकी पहले प्रवृत्ति नहीं थी। जो तुलसीदास जी थे वो कुछ भी नहीं थे उस टाइम, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिलने गए तो उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर इतना मुझसे प्रेम करते हो, अगर यही प्रेम अगर आप ईश्वर से करोगे तो आप महान हो जाओगे। तो इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ जो लिख दिया था, लेकिन उनकी प्रवृत्ति नहीं थी ऐसी। तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दमन। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों पर को बलपूर्वक अचेतन मन में डालना। जो अपने चेतन मन की दुखदायी जो बातें होती है उसको अचेतन मन में डालना, भुलाने का प्रयास करना दमन कहलाता है, या भुलाने का प्रयास करना दमन कहलाता है। जैसे अपने किसी प्रिय मित्र के किसी राज को प्रकट नहीं करना। हमारा कोई अच्छा मित्र है तो हम उसका राज, जो भी कोई राज होता है उसको किसी को बताते नहीं है, उसको अंदर ही समेट के रख लेते हैं। दुखदायी घटनाओं को भुला देना, जो भी दुखदायी घटना होती है उसको भुला देना, वही दमन कर देना कहलाता है। अब है समन। अपने चेतन मन की किसी बात को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया समन कहलाती है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि चेतन मन की किसी बात को तत्काल ध्यान से निकाल देते हैं। जैसे सुबह सुबह अगर दूध वाले से झगड़ा हो जाए तो दिन के अंदर हम भूल जाते हैं वापस उस चीज़ को, तो उसे समन कहा जाता है। प्रातःकाल दूध वाले से झगड़ा, थोड़ी देर बाद सब कुछ भुला देना। या दो प्रिय मित्रों के मध्य झगड़ा, थोड़ी देर बाद एक दूसरे से माफ़ी मांग लेना। तो ऐसी अगर कंडीशन हो कि कुछ समय बाद में भूल जाना उस चीज़ को, तो वो समन कहलाती है। अब बात करते हैं विपरीत मनोरचना। विपरीत मनोरचना क्या होती है? अपनी वास्तविक स्थिति से अलग बताने की प्रक्रिया विपरीत मनोरचना कहलाती है। अपनी वास्तविक स्थिति से अलग बताने की प्रक्रिया। जैसे बात करते हैं, अच्छा हुआ जो मेरे Subscribe now and press the bell icon. Never miss